तो आज की क्लास हम लोग एक नीट के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो संडे को नीट का एग्जाम हुआ था उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था। मुझे नहीं लगता इस क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर सके। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को और किस टॉपिक से पूछा गया है। यहाँ आपका टॉपिक है टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, जो कि मैंने आपको हर एक बच्चे को मैंने याद करा रखा है ना। याद आ रहा होगा आपको। चलिए क्वेश्चन है नीट 2022 का। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग बस रिप्लाई करेंगे, उधर से देखते जाइए, आपको भी इंटरेस्ट आएगा कि नहीं। अब जो हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे हमारे नीट के क्वेश्चंस का भी सोल्यूशन निकल रहा है ना। क्वेश्चन है यहाँ पे, इन द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हायरार्की को ही बोला जा रहा है यहाँ पे। विच हायरार्कियल arrangement which hierarchical arrangement अब यहाँ पे क्वेश्चन में एरर क्या है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन प्रिंट हुआ है वो गलती से हो गया, वो ऑप्शन देख के पता चलेगा गलती है वहां पे। ठीक है, क्वेश्चन में जो प्रिंटेड है पहले मैं वो लिख रही हूँ, हायरार्किकल अरेंजमेंट इन। अब क्वेश्चन आपको दिया गया है असेंडिंग, ए ASCENDING, असेंडिंग। आपकी कैसे गलत है ये ऑप्शन बताएगा आपको। ठीक है, होना चाहिए इसकी बजाय क्या, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में डाल रही हूँ, बाद में असेंडिंग हटा दूंगी मैं। ठीक है, इसको क्या होना चाहिए यहाँ पे, डिसेंडिंग होना चाहिए। ठीक है, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग होना चाहिए, इसकी जगह पे दोनों एंटागोनिस्टिक है ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और को समझ लें, आपको खुद भी पता चलेगा क्या होगा यहाँ पे। ऑर्डर इज करेक्ट order is correct in case of एनिमल्स। अब यहाँ पे मुझे कोई स्टूडेंट बताएगा अगर एनिमल्स लिखा है तो ऑप्शन में क्या होना चाहिए, कोई बोलेगा आप में से। अगर मैंने यहाँ पे एनिमल्स लिखा है, क्यों लिखा है इसमें एनिमल्स, कोई स्टूडेंट मैम रीजन बताएगा। फाइलम। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, सही बोल रहे हैं। फाइलम। यस, क्योंकि फाइलम होगा, डिवीजन वाले को मार्क नहीं करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान देनी है वो फाइलम। ठीक है, अब ऑप्शन में आपको लिख रही हूँ फटाफट बिना टाइम लेते हुए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे किंगडम। सुनते के साथ आप बता देंगे सही है या गलत है। ठीक है, इसको कौन कर रखा था मैंने। फर्स्ट ऑप्शन इज किंगडम। ऑर्डर इसी सीरीज में है, ऑर्डर एक ही ऑप्शन है ये। क्लास, क्या लग रहा है सही है। नहीं मैम, गलत है। क्लास नो मैम, एकदम ही गलत। फाइलम, वेरी गुड। मतलब इस बार के नीट के एग्जाम में बच्चों का एक स्टेटमेंट है। ठीक है, सारे बच्चे जो एग्जाम दे के आए हैं वो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनका कहना है क्वेश्चन पेपर बहुत टफ था। वही क्या टफ था, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन उठा के रखी हुई है क्वेश्चन में। अब क्या चाहिए आपको, बात समझ रहे हैं। मतलब मेरे ख्याल से तो एक भी इस साल ऐसा हुआ है 2022 में, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके एनसीईआरटी में प्रिंट के बाहर हो। पहली बार ऐसा कुछ ट्विस्ट भी नहीं करा है। हाँ, स्टेटमेंट बेस्ड कंफ्यूज करने को दिया गया, बट वो सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, है ना, थोड़ा थोड़ा करके। तो जब जब आएगा तो मैं आपको मोटिवेट करती रहूँ। क्या मिस्टेक है, व्हाट इज द मिस्टेक इन दिस ऑप्शन, बताइए। अब यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक बताया था इसके लिए, की पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। ठीक है, मैम ये तो ऑर्डर में नहीं है। सर हाँ हाँ, फाइल ऑर्डर में बिल्कुल भी सीरीज में नहीं है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आपने देखते के साथ पकड़ लिया। ये नीट का क्वेश्चन आप ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। हालांकि मैं भेज रही हूँ आपको क्वेश्चन पेपर, मैं भी सेंड कर रही हूँ आपको। ठीक है, चलिए ये रहा। किंगडम, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, बिल्कुल गलत है। ठीक है,
देन हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। अगेन वही मिस्टेक यहाँ पे भी करी जा रही है, दैट इज किंगडम। अब जिस बच्चे को कुछ नहीं आता उसके लिए तो राम रहीम बराबर है ना, समझे, उनके लिए ये ऑप्शंस बनाए गए हैं। किंगडम, ऑर्डर, फाइलम, ये क्या लग रहा है, क्लास, मैम ये भी गलत। ये भी गलत है। गलत। वेरी गुड, क्लास, फैमिली, जबकि मैंने कोई हिंट नहीं करा है आपको, आप खुद ही बता रहे हैं। फैमिली, फैमिली, जीनस, स्पीशीज आपको पता है सबके लास्ट में, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, क्योंकि ये बच्चे को याद रहता है, इतना तो हर बच्चा अपने दिमाग में रखता ही है, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। मैम हर ऑप्शन में किंगडम के बाद फाइलम आएगा। हाँ Yes, ma'am. हाँ। देन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट वन इज, अच्छा क्वेश्चन पेपर देखा हुआ है, जो बच्चा, जिस बच्चे ने बोला, भी देखा है आपने क्वेश्चन पेपर, देखा हुआ आपने, नो क्योंकि मैम, बता रहे, अच्छा हाँ, किंगडम, नो मैम, आइडिया क्या। आइडिया है कि सी सही होगा, नहीं, किंगडम, फाइलम, क्लास, हालांकि ऐसा आइडिया नहीं रखना चाहिए, चेंज भी होता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ये बिल्कुल सही है। देन एक मिनट, थोड़ा हैंग कर रहा है, इसमें थर्ड वाला जो मैं ऑप्शन लिख रही हूँ बिल्कुल आपको सही लिखा गया, दैट इज किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, ये थोड़ा, हाँ आगे ये किधर जा रहा है, थोड़ा हैंग कर रहा है, एक मिनट वेट कर लो। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो बच्चे नोट कर रहे हैं उसमें तीसरे ऑप्शन को कंप्लीटली लिख लीजिए आप, ठीक है। अब नीट का क्वेश्चन है तो वैल्यू तो है ही है इसकी, यही एक क्वेश्चन है जो कि द लिविंग वर्ल्ड से पूछा गया है आपसे, ठीक है, जो मैंने करा रखा है एक आपको मैंने। क्वेश्चन, हाँ, द लिविंग वर्ल्ड पहला चैप्टर जो है उससे वन क्वेश्चन ही पूछा जाता है, मार्किंग मैम के चैप्टर बाद में। 3 से कितना क्वेश्चन आएगा? चैप्टर 2 से बहुत है, 6-7 क्वेश्चन है चैप्टर 2 से। मैंने आपको बोला था ना कि अभी जो मैं आपको करंट जो पढ़ा रही हूँ, तो उसमें जब मैं क्राइजोफाइट्स वगैरह आपको पढ़ा देती हूँ, फिर मजा आएगा आपको करके, आप बोलेंगे अच्छा, मतलब अभी मैंने ये क्वेश्चन जब लिखा तो आप सुनते के साथ बोल रहे हैं सही है या गलत है ना। तो Yes, ma'am. एग्जैक्टली उसी तरीके से वो भी सारे क्वेश्चंस आप देखते के साथ करेंगे। बच्चे कह रहे हैं बहुत टफ, अब इसमें कंफ्यूजिंग है, भाई क्या कंफ्यूजिंग है, अगर तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है, नथिंग इज कंफ्यूजिंग, है ना, कोई भी चीज कंफ्यूज आपको दुनिया में नहीं कर सकती है, और आपके पास राइट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लास्ट में वही आना है, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, हो गया ये? चलिए, एंड द लास्ट ऑप्शन इज, अब मिस्टेक ही लिखना है, पता ही है तो क्वेश्चन है तो है, चलिए ये रहा आपके पास, लिख दीजिए, गलती है तो। आपके क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, किंगडम, क्लास, फाइलम, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, जीनस और स्पीशीज, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने आपको ना क्वेश्चन लिखते वक्त एक बात बोली थी क्या, कि आपके क्वेश्चन पेपर में जो प्रिंटेड है उसके हिसाब से अगर हम चले तो यहाँ पे असेंडिंग लिखा हुआ है, ठीक है, बट यहाँ असेंडिंग नहीं होना चाहिए था, डिसेंडिंग होना चाहिए था, एम आई राइट, क्या होना चाहिए था यहाँ Yes, पे, ma'am. हाँ हाँ, Descending अब मैम, order. उसने हाँ क्वेश्चन पेपर में उसने क्या किया है, असेंडिंग लिख दिया है गलती से, जबकि लिखना, वो तो ऑप्शन देख के कोई भी बच्चा पकड़ सकता है कि मैम जो यहाँ असेंडिंग पे अगर होता असेंडिंग तो मैम है, स्पीशीज से बिल्कुल स्टार्ट होने बिल्कुल, वाला है। स्पीशीज से हाँ मैम हाँ, शुरू होता लेकिन वो कहावत है ना कि अब अंधों में काना राजा, मतलब कि अब जितने हैं यहाँ पे ऑप्शंस, उसमें अगर हम करेक्शन ढूंढें तो एक ही ऑप्शन हमारे पास सही बचता है, कौन सा, 3 correct है. मैम थ्री। हाँ, तो थ्री को अगर एग्जैक्टली उसी उल्टा तरीके करते से, तो आंसर है। हाँ, तो हम लोग अब क्या करते हैं, इसमें असेंडिंग हटा देते हैं, गलत क्वेश्चन लिखने से क्या फायदा, है ना। तो अब डिसेंडिंग में जो मैंने ब्रैकेट रख रखा था मैं इसको भी हटा देती हूँ, मैंने इसलिए आपको समझाने के लिए बताया, क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो मैंने इसमें कोई छेड़छाड़ फेरबदल नहीं किया है, जो अभी 2022 का जो क्वेश्चन है
वो मैंने एज इट इज यहाँ पे कॉपी करके लिख दिया है आपको, ठीक है। और आपको मैम बट कॉन्फिडेंस मार्क रहेगा। कर मैम जब मार्क करना है तो मैम फ्री वाला ही तो करना होगा। मतलब नहीं समझी मैं, फिर से बोलिए। मैम क्वेश्चन तो गलत था मैम, बट मार्क तो मैम फ्री वाला ही करना है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं समझे। अगर हम सीरीज ढूंढने की कोशिश करें तो चारों में से राइट ऑप्शन कौन सा है? थर्ड है ना। तो ऑब्वियस हाँ है कि मैम हमारे थर्ड। पास आंसर क्या आएगा यहाँ पे? थर्ड आएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि मैं आपको आज की क्लास में माइकोप्लाज्मा कराती हूँ, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा मैं स्टार्ट करूँ? ये क्वेश्चन नोट कर लिया आपने? यस मैम। हाँ मैम यस मैम। हाँ, मजा आया करके? देख लिया आपने, कर लिया क्वेश्चन को? यस मैम। चलिए, हाँ मैम, ये तो बिल्कुल ही बेसिक था। बेसिक सारे ही बेसिक हैं। एक दिन मैं इसमें क्वेश्चन पेपर करके रखती हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी नहीं ना, मुझे टाइम वेस्ट करने का शौक है। बट मैं इतना बोल सकती हूँ कि जो 90 क्वेश्चंस हैं, कई आपको वहां पे भी स्टेटमेंट कई बच्चों को सुनने को मिलेगा कि पेपर बहुत टफ था, बहुत कंफ्यूजिंग था। आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? कॉन्सेप्ट रखिए क्रिस्टल क्लियर। अच्छा, मैं आपसे पूछती हूँ, आप में से कोई बच्चा कंफ्यूज हुआ क्या इसको देख के? नहीं मैम, हाँ ये मैम। तो पढ़ा हुआ ही था। कंफ्यूजन का एकदम। सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट सीरीज लिखना है। आप वैसे भी करके तुरंत इसको चेक कर सकते हैं, विद इन 30 सेकेंड्स आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग माइकोप्लाज्मा जो है इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब ये ऐसा वर्ड है, इस ईयर भी अभी भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसको हम लोग वन बाय वन करके करेंगे नेक्स्ट डे एक्सप्लेन। एक दिन डिस्क्रिप्शन हम लोग करेंगे इसका, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या करना नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने बायो लिया है तो आपका मेन मोटिव यही है ना। हर बच्चे का मेन मोटिव यही है कि हमारा सिलेक्शन जो है वो नीट में हो जाना चाहिए, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा जो वर्ड है ये है क्या, और इसकी खासियत क्या है, और अगर हम बैक्टीरिया के अंदर इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब साइनोबैक्टीरिया के अंदर, तो इसकी खासियत क्या है? सबसे पहली चीज ये है कि जितने भी बैक्टीरिया नेचर में सरवाइव करने वाले हैं, सारे बैक्टीरिया के पास एक स्पेशल फीचर है कि वो एक बहुत ही रिजिड वॉल जो है उसको कैरी करने का काम करता है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की, ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। अब मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रही हूँ, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, रेप्लिकेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब आप समझते हैं या मैं समझाऊं आपको? नहीं सेल्फ मैम, ये तो मैम रेप्लिकेटिंग, रिप्रोडक्शन को सिग्निफाई कर रहा है। नहीं, रेप्लिकेशन बिल्कुल टोटली डिफरेंट चीज होती है। क्यों रिप्रोडक्शन के टाइम पे कहीं कहीं लिख दिया जाता है, मैं उसका रीजन भी बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो अभी तक जितना रिसर्च किया गया है, तो ये सबसे छोटे और सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिजम्स है। कैसे है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिजम्स? देखिए, अब अगर आज के बाद से कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेप्लिकेशन, मैं यहाँ पे नीचे नोट करके लिख रही हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना करें। मैं यहाँ पे ऐसे ही डाल दी हूँ नोट, ताकि कल को जाके आप ये ना बोले कि मैडम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है जो हमें बुक में देखने को नहीं मिला और हमें ना तो पढ़ना है, ठीक है। आगे आपको हर जगह सुनने को मिलेगा, आपके सिलेबस का ये। सबसे पहली चीज जो आपको दिमाग में डालनी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेप्लिकेशन। अब माइकोप्लाज्मा एक अच्छा खासा जेनेटिक मटेरियल कैरी करने का काम करता है, ठीक है। तो रेप्लिकेशन, सेल्फ रेप्लिकेटिंग हम यहाँ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रेप्लिकेशन का मतलब है कि ये अपने जेनेटिक मटेरियल को खुद ही वहां पे क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है। तो रेप्लिकेशन का साफ सीधा सा बिल्कुल टिपिकल ट्रेडिशनल जो डेफिनेशन है वो यही है, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए। शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा लिखा है मैंने। इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए। समझ आया सबको? मतलब डीएनए अगर डीएनए से बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, तो ऐसे ही लिखते हैं। अगर आपका मन कर रहा है कि हम रनिंग में डीएनए लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए मतलब इतना छोटा, बिना ऑक्सीजन के। मैं ये भी लिखने जा रही हूँ, अभी अगला पॉइंट मैं ये भी लिखने जा रही हूँ कि जो बिना ऑक्सीजन के सरवाइव करने वाला ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर आप इस बात का टैग लगा रहे हैं कि ये छोटा सा जो ऑर्गेनिज्म है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ठीक है।
दूसरी बात ये है कि जो सारे बैक्टीरिया खुद को एक बहुत ही रिजिड सेल वॉल की वजह से सरवाइव करा पा रहे हैं, ये बिना वॉल के ही सरवाइव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माइकोप्लाज्मा आर आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ सेल वॉल। इसके पास कोई सेल वॉल नहीं होता और बिना सेल वॉल के ये बहुत इजीली सरवाइव करता है। इसके नीचे ही नोट में कई बार ये होता है कि मैं दूसरे पेज पे लिखती हूँ तो बच्चे को समझ नहीं आता ये क्यों लिखा क्यों गया, क्यों रेप्लिकेशन हमें पढ़ना है, तो मैंने जानबूझकर इसको नीचे लिखा है, आपको समझ है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। अब इसको मैं शॉर्ट सबसे छोटा बनाने के लिए मैं लिख रही हूँ विदाउट सेल वॉल। कोई दिक्कत नहीं किसी को, आपको पता है विदाउट सेल वॉल। सेल वॉल नहीं होता इसके पास, सेल वॉल में क्या होता है इसके पास, एब्सेंट होता है, नहीं होता है, ठीक है। और क्योंकि हमने यहाँ पे समझ रखा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेप्लिकेशन, तो विदाउट सेल वॉल के साथ साथ हम एक और चीज ऐड कर देते हैं इसमें, सेल वॉल एंड स्मॉल जीनोम। जो क्रोमोसोम का सेट कोई ऑर्गेनिज्म कैरी करता है उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है बायो में, दैट इज जीनोम। क्या कहते हैं हम लोग उसको, जीनोम कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा जो है, पहली बात आपने क्या सीखी, शॉर्टेस्ट, फिर से बोलिए मैम। जीनोम का मतलब और एक बार समझा दीजिए। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं समझा भी देती हूँ, लिख भी देती हूँ, ठीक है। देखिए अगर आपको समझना है तो ऐसे समझिए, आपके एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं बताइए, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन वन सेल ऑफ ह्यूमन। अगर मैम हम 20 जर्म सेल्स को छोड़ दें तो आपके एक सेल में कितने क्रोमोसोम है, मैम 20 22. 22 pairs of chromosomes. कितने क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स, कितने हैं, 23। 23 pairs. हाँ। आज के बाद से मिस्टेक नहीं करना है इसको, ये बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होने वाला है जब तक आपके अंदर कोई इवोल्यूशन ना हो जाए, ठीक है। ये कभी नहीं बदलने वाला है। तो मैंने क्यों आपको बताया यहाँ पे, रीजन क्या है, उसका रीजन सुनिए। वापस मैं एक नोट डाल रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। नोट मतलब नीट का क्वेश्चन, याद रखिएगा हमेशा। तो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीनोम, ठीक है। मैंने आपको बोला आपका एक सेल क्या कर रहा है, 2 पेयर्स ऑफ ईच क्रोमोसोम कैरी कर रहा है, मतलब 2300 क्रोमोसोम के जोड़े हैं, यस और नो, समझ आया क्या Yes, बोला ma'am. मैंने, Yes, ma'am. मतलब हाँ, मैम। 23 देयर आर 23 पेयर्स। तो इसका मतलब है कि 2300 का जोड़ा है, तो आपके बॉडी के उस सेल के अंदर जिसमें 46 क्रोमोसोम है, 2 जीनोम प्रेजेंट है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, क्या है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वहां पे प्रेजेंट है, इसको हम 1 जीनोम बोलते हैं। अब आया समझ में, हाँ मैम, हाँ अब मैम। हाँ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब जब कभी जीनोम की बात यहाँ पे करी जा रही है तो सेट ऑफ मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल्स में जब आपका एडमिशन होता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं अपने सेट के साथ एक डायरी इंक्लूड कर देते हैं। अब कोई बच्चा बोले नहीं भाई हमें फाइनेंशियली दिक्कत है, हम खरीद नहीं सकते, ठीक है, डायरी इंक्लूडेड, बिना डायरी आपको स्कूल में परमिशन नहीं मिलेगी जाने की, तो आपको लेना तो वैसे भी पड़ेगा। तो आपने नोटिस करा होगा, मान लीजिए 40 का पूरा आइटम का वो आपका सेट बना हुआ है, उसमें यूनिफॉर्म है, टाई है, शूज है, बुक्स है, नोटबुक्स है, पता ही है आपको, है ना। तो वो जो 40 आइटम, एक 40 पर्टिकुलर जो एक बच्चे को दिया जा रहा है, दैट इज 1 सेट, यस और नो। वो सब क्या है वहां पे, Yes, 1 ma'am. सेट है। हाँ मान लीजिए किसी के 2 बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो उसको टोटल 80 पर्टिकुलर्स वहां पे दिए जाएंगे, तो वो 2 सेट हो गया, वो क्या हो गया, 2 सेट हो गया, यानी 40 एक सेट और 40 दूसरा सेट, तो ये आपका जीनोम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, हाँ हम लोग जो माइकोप्लाज्मा यहाँ पे समझ रहे हैं, उसमें सबसे पहली चीज आपने क्या सीखी कि ये स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल है, ऑर्गेनिज्म है, इसके पास कोई सेल वॉल नहीं होता है और स्मॉल जीनोम इसके पास प्रेजेंट है। आपने जीनोम पूछा, मैंने आपको समझाया। और देन हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखने वाले हैं, क्या हम लोग यहाँ पे ये लिखने वाले हैं, दे कैन इजीली सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। इसको किसी ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू भी खुद को सर्वाइव करा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मैम लॉन्ग पॉइंट ऐड टर्म करेंगे, में हाँ बिल्कुल, दे कैन इजीली सर्वाइव, तभी तो ये स्पेशल है अपने आप में।
they can easily survive without oxygen, survive without oxygen। ठीक है, थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग अपने सिलेबस को स्पीड अप करेंगे, क्योंकि एक जब ओवर हो गया ना एक किंगडम जो है, तो आपको आइडिया होगा कि हमें इसको करना कैसे है। दे कैन इजिली सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, इसको नोट कर लिया सबने? ये लीजिए, यस मैम। हाँ मैम। इसका हाँ मैम। स्क्रीनशॉट ले। ऐसे तो बहुत आराम आराम से मैंने लिखा है, आपने तो लिख ही लिया होगा। चलिए, ये रहा आपका। देन अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्योंकि ये इन्फेक्शस एजेंट्स के तौर पे देखे जाते हैं। ठीक है, और कोई ना कोई ये डिजीज कॉज करने का काम करेगा। इन्फेक्शन है तो डिजीज कॉज करेगा ही, ऑब्वियस। इन्फेक्शन का मतलब ये वो डिजीज कॉज कर रहा है। अगर वैसा नहीं होता, अब जैसे लैक्टोबैसिलस हमने देखा तो वो मिल्क को कर्ड में ट्रांसफॉर्म करने का काम कर रहा था, तो हम कुछ वैसा बोल देते कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसके साथ ये वर्क एसोसिएटेड है। बट नहीं, माइकोप्लाज्मा के बारे में हम वही लिखने वाले हैं। तो माइकोप्लाज्मा species are found, mycoplasma species are found in the respiratory of एनिमल्स। सीआरटी में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, और देखने को वहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है स्टेटमेंट की ये पैथोजेनिक है एनिमल्स और बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो पैथोजेनिक का मतलब ही है डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। ठीक है, where they have been associated with disease। where they have been associated with disease, यहाँ पे ये डिजीज के साथ, किसी न किसी डिजीज के साथ ये क्या होगा, एसोसिएटेड होगा। ठीक है, तो ये माइकोप्लाज्मा है। क्या है ये? माइकोप्लाज्मा है। देख लेते हैं हम लोग एक बार इसको, माइकोप्लाज्मा जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा, उसमें आपको जेनेटिक मटेरियल भी दिख रहा है और वॉल के नाम पे कुछ भी नहीं, नथिंग। जबकि कोई भी बैक्टीरिया अगर है तो उसकी पहचान है। मैंने आपको यही सिखाया है डे 1 से लेके आज तक कि अगर कोई बैक्टीरिया कहीं पे पाया जा रहा है, दैट मीन्स कि उसके पास एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है उसके पास? रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होगा ही होगा। नहीं है सेल वॉल और बिना सेल वॉल के सर्वाइव कर रहा है, लेकिन बैठा हुआ है साइनोबैक्टीरिया की कैटेगरी के अंदर, दैट मीन्स कि उसके पास क्या है? सेल वॉल एब्सेंट है। मैम पर ये तो एक एक्सेप्शन हो गया एक तरह से, हाँ क्योंकि मैं बिल्कुल बिल्कुल, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। मतलब आप जहां हाथ डालिएगा वहां से एक्सेप्शन निकलेगा, है ना। जैसे एज फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं आपको बताऊं कि आपको बचपन से आज तक सबने पढ़ा रखा है प्लांट्स और ऑटोट्रॉपिक, है ना, पढ़ा है ना आपने यस यस मैम। मैम। बचपन से ही? हाँ, सिर्फ यही सीखा है आपने, प्लांट्स और ऑटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक। लेकिन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी तो आते हैं ना। हाँ, पीछे हर जगह प्लांट। जिस टॉपिक में, जहां भी, जिस भी जगह पे आप देखने की कोशिश करेंगे, आपको क्या मिलेगा? एक्सेप्शन मैम मिलेगा वो ही तो मिलेगा। हेटेरोट्रॉप है, हाँ हाँ, इंसेक्ट। पार्शियली होते हैं, पार्शियली भी हम लिखते हैं, बट है तो टैग तो लग गया ना उसके ऊपर, है ना। चलिए, जरूरी मैम है इंसेक्ट इमेजेस। खाता है। क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। मैम इंसेक्ट्स खाता है इसलिए हेटेरोट्रॉप से। हाँ, इंसेक्टिवोरस से पार्शियली है। अब जमीन से जुड़ा हुआ है, रूट्स भी हैं उसके पास, सब कुछ है। बट बेचारे के पास मजबूरी क्या है? नाइट्रोजन डेफिशिएंट प्लेसेस पे ग्रो कर रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? तो इंसेक्टिवोरस बनना पड़ेगा। तो इस माइकोप्लाज्मा के स्ट्रक्चर में ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये स्फेरिकल स्फेरिकल से जो बने हुए गोले गोले से जो है, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है। मतलब ऐसे ऊपर से दिख रहा है, और इट्स अ डायग्राम, ये डायग्राम है। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, यहाँ पे जो डीएनए दिख रहा है, ठीक है, और मैं बार बार जो रिपीट कर रही हूँ कि ये बहुत स्पेशल है, ये डीएनए इसमें पाया जा रहा है। आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा कि फिर इसमें इतना क्या स्पेशल और इतनी बार बार इसको बोलने की क्या जरूरत है? ठीक है, अब रीजन ये है, एक ट्रिक है जो मैं बच्चों को सिखाती हूँ। ठीक है,
वो ये है कि जब इन्फेक्शस एजेंट्स देखा जाता है, क्या देखा जाता है, इन्फेक्शस एजेंट्स के बारे में बात जब करी जाती है, तो जितने, जो बोल रही हूँ समझिएगा ध्यान से, जितने वायरस और जितने इन्फेक्टिंग एजेंट एनिमल्स को इन्फेक्ट करेंगे, उनके पास मोस्टली जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। क्या होता है? आरएनए होता है। लेकिन यहाँ पे जो ये माइकोप्लाज्मा आपको दिख रहा है, इसके पास जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। हमेशा याद रखिए, हो सकता है कल आप नीट के एग्जाम में बैठे हो तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मेंशन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ माइकोप्लाज्मा। कई बच्चों का क्वेश्चन होता है, जो हो सकता है आप में से भी किसी बच्चे का डाउट हो, कि हमारे पास यहाँ पे डीएनए भी लिखा हुआ है और आरएनए भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यस मैम। डीएनए आरएनए दोनों में से हम किसको बोलेंगे कि ये इसका जेनेटिक मटेरियल है? तो डीएनए और आरएनए अगर दोनों एक साथ लिखे हो तो हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि डीएनए इज द ओनली जेनेटिक मटेरियल। डीएनए के सामने अगर आरएनए भी प्रेजेंट है, तो सिर्फ जब हम लोग क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एड्स पढ़ेंगे 12th क्लास में जाके, वहां पे मैं उसकी स्ट्रैटेजी आपको सिखाऊंगी। ऐसे नॉर्मली अगर डीएनए आरएनए दोनों प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि वहां पे उस केस में और उस कंडीशन में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल 2000% गारंटी के साथ डीएनए होगा, ठीक है। राइबोसोम एज इट इज कैरी कर रहा है, सॉल्युबल प्रोटीन्स भी हैं। हाँ, लाइपोप्रोटीन मैं बता रही थी आपको, आप अपनी खुद के बॉडी के सेल्स को जब आप देखना स्टार्ट कीजिएगा, उसका भी मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है? लिपिड प्लस प्रोटीन का बना हुआ है। तो लिपिड प्लस प्रोटीन के लिए हम लोग कौन सा वर्ड और टर्म यूज करते हैं? वी यूज द टर्म लाइपोप्रोटीन। हम मैम लोग सॉल्यूबल लाइपोप्रोटीन, आरएनए क्या है? सॉल्युबल का मतलब ये है कि इसके अंदर का जो मीडियम होगा, उसमें धीरे धीरे होता होता, अब देखिए ये चीजें क्या है, रोज बनती हैं। आपके घर में जैसे रोज दूध आता है, रोज खत्म होता है, आप डेली कंज्यूम करते हैं उसको, डेली आपके घर फ्रेश न्यू पैकेट आता है, ठीक है, अगर पैकेट वाला जैसे भी आता हो, ठीक है। एग्जैक्टली उसी तरीके से अब ये आरएनए अगर बन रहा है, तो आरएनए अपने आप को प्रोटीन में एक्सप्रेस करेगा। तो ये सेल खुद ही इसको क्या करेगा, वहां पे धीरे धीरे होता होता रिग्रेस भी होता चला जाएगा और बनता भी चला जाता है। तो इसकी वजह से हम इसको सॉल्युबल टर्म देते हैं। यहाँ पे क्या टर्म देते हैं? सॉल्युबल टर्म देते हैं, ठीक है। चलिए, मैम माइक्रोप्लाज्मा, मैम माइकोप्लाज्मा में फिर आरएनए तो प्रेजेंट है हाँ हाँ बिल्कुल है, सॉल्युबल फॉर्म में। हाँ हाँ। तो मैम तो माइकोप्लाज्मा के सिर्फ पास क्या जेनेटिक है? मटेरियल को सिर्फ डीएनए क्यों लिखेंगे? इसलिए लिखेंगे क्योंकि अब जैसे मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स क्लास में है, ठीक है, एक बहुत इंटेलिजेंट, एक बहुत वीक है। जिस दिन इंटेलिजेंट वाला स्टूडेंट एब्सेंट होगा, अगर मैं वीक स्टूडेंट का टेस्ट लूं, तो टॉपर वही है ना। कम नंबर भी लाए, 2 नंबर लाए, फेल ही कर जाए, एक ही नंबर लाए, टॉपर वही हो जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, अगर हमने उसको बिठाया साथ में, तो टॉपर तो वही होगा। जेनेटिक मटेरियल डीएनए इसलिए बोला जाता है कि आगे जाके क्लासेस में मैं आपको सिखाऊंगी कि अगर हम किसी को जेनेटिक मटेरियल का टैग देते हैं, तो जेनेटिक मटेरियल के टैग को देने का मतलब है कि उसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए। और डीएनए आरएनए में डिफरेंस जब मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाऊंगी, तो आपको मैं एक चीज और सिखाऊंगी। क्या? डीएनए आरएनए को बनाता है, ना कि आरएनए डीएनए को बनाता है। आरएनए डीएनए सिर्फ वायरसेस के केस में बनाएगा, ठीक है। अभी तो हम वैसे भी माइकोप्लाज्मा पढ़ रहे हैं। तो डीएनए आरएनए को बनाता है, तो कौन किसको बनाता है? आपको पता है, डीएनए आरएनए को बनाता है। तो गारंटी के साथ यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया? डीएनए हो गया। जैसे आपके पेरेंट से आप हैं, आपसे आपके पेरेंट नहीं है, तो ऑब्वियस है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वहां पे कौन है? आपके पेरेंट है। एग्जैक्टली उसी तरीके से डीएनए आरएनए को बनाता है, ना कि आरएनए डीएनए को बनाता है। अब आया समझ में? मैम ठीक है। यस मैम। तो मैम बेसिकली मैम जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मटेरियल है वही मैम जेनेटिक मटेरियल होगा। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं आपको एचआईवी का केस पढ़ाऊंगी ना, एड्स का केस जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, एक साधारण सा वायरस जाता है वहां पे, रेट्रोवायरस साधारण सा जाएगा, और उस ह्यूमन बीइंग के बॉडी को एचआईवी फैक्ट्री बना के रख देता है। जबकि आपकी बॉडी का डीएनए मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन दैट इन्फेक्शस आरएनए। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो हमने, हाँ, अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसके अंदर म्यूटेशन कम होगा बस, और उसके अंदर म्यूटेशन ज्यादा होगा, ठीक है। अब हम लोग इसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे चलते हैं, ठीक है। चले इसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे। हो गया यस ये, मैम। इस पेज का हाँ स्क्रीनशॉट ले मैम। लेंगे। चलिए, आगे चल रही हूँ मैं।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है, हम लोग चल रहे हैं इसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है, इसकी क्या खासियत है, पूरी दुनिया में आप जब भी किसी प्लांट, एनिमल वर्ल्ड के अंदर, पांचों किंगडम के अंदर जब कभी लिखा जाए, टैग दे दिया जाए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो मोस्टली ये होता है कि इसमें 2-3 मोड तो आ ही जाते हैं। अब जैसे बैक्टीरिया अपने आप को मेनली कैसे यहाँ पे डिवाइड करेगा, तो सबसे ज्यादा ये फिजन करता है। फिजन जो है बहुत आसान है। फिजन का सिर्फ ये मतलब, फिजन नॉट फ्यूजन, आई एम नॉट राइटिंग फ्यूजन, मैं यहाँ पे फिजन लिख रही हूँ। व्हाट इज दिस फिजन? फिजन में टूटना होता है, अगर मैं फ्यूजन कर दूं तो जुड़ना हो जाएगा उसका मतलब, ठीक है। तो फिजन की जब बारी आती है तो फिजन में हम लोग लिखते हैं बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस, मतलब सबसे ज्यादा करेगा, मेनली अगर बोला जाए मतलब सबसे ज्यादा ऐसे ही करेगा। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, वो भी बड़े स्मार्टनेस के साथ करता है ये। अब आपने पढ़ा था कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, तो ये डीएनए को पहले रेप्लिकेट कर लेगा, 2 हिस्से में बांट लेगा, ये खुद उसके बाद क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। तो फिजन इन बैक्टीरिया। चलिए, एक इमेज मैंने पिछली क्लास में भी लगाया था, हम लोग कोई दूसरा टॉपिक उसका एक्सप्लेन कर रहे थे, बट कोई बात नहीं। मैम बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन दोनों ही होता है? नहीं, होने का ये कैसा करता है, बाइनरी फिजन करता है, फिजन इन बैक्टीरिया। लेकिन बाइनरी टर्म क्यों नहीं लगाते, मैं इसका रीजन भी बता रही हूँ आपको। बैक्टीरिया में ही देख लीजिए बाइनरी फिजन, ये देखिए, एक तो हमने ये वाला एक्सप्लेन करा था पिछली क्लास में, सबसे आसान, अगर सबसे साधारण की मैं बात करूँ, ये लीजिए। अब अगर हम इस डायग्राम को देखें तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि इसके पास एक जेनेटिक मटेरियल है, इसके पास क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है, और जो एक जेनेटिक मटेरियल ऐसे उलझा हुआ है, बट आपको ये नहीं सोचना कि उलझा हुआ तो यहाँ पे 10-15 प्रेजेंट है। तो क्योंकि प्रोकैरियोट्स की क्या खासियत होती है, दे कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए, याद आया आपको, है ना, बना हुआ भी था, जो डायग्राम आपको लगा हुआ उसमें भी बना हुआ है, जो स्क्रीनशॉट लिया है आपने। तो कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब यहाँ पे इसके पास ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, ये है, ये है, अब देखिए इस साइड से, यहाँ से और यहाँ से ये क्या कर रहा है, रेप्लिकेशन स्टार्ट करके अब बाहर की तरफ से ये क्या होगा, यहाँ पे ऐसे कट होता, मतलब क्लीवेज फॉर्म होगा, क्लीवेज कहते हैं इसको, जो ऐसे नॉट्स आपको दिख रहा है बनता हुआ, फिर ये फाइनली डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब बैक्टीरिया अगर अपने आप को सबसे ज्यादा किसी मोड से रिप्रोड्यूस कराते हैं, वो कौन सा मोड है, फिजन का मोड है। फिजन मतलब टूटना होता है, फिजन मतलब क्या होता है, टूटना होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक और मैं आपको छोटी सी बात समझाने जा रही हूँ, जो आपको ऑलरेडी पता है बट आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा इसके ऊपर। आपने ना बचपन से आज तक, मतलब छोटे मोटे भी, जब जब आप छोटे भी होंगे, आपको कोई इन्फेक्शन होता होगा, तो आपको डॉक्टर ने ऐसी मेडिसिन जरूर लिखी होगी जिसमें क्या होता है, बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं। कभी आपने खाया ऐसा मेडिसिन? बताइए, याद करके बताइए एक बार। मैम बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं ऐसे मेडिसिन? हाँ, जैसे मान लीजिए लैक्टोबैसिलस के टैबलेट्स लिख दिए डॉक्टर ने आपको। ओ मैम, हाँ मैम। लैक्टोस इंटॉलरेंस के टैबलेट्स। हाँ, कोई भी मेडिसिन आप खरीद लीजिएगा, ठीक है, और खरीदने के बाद क्या कीजिएगा, उसको टर्न करके देखिएगा, उस पर ना लिखा होता है नंबर, उसमें लिखा होगा इतने मिलियन स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया, इतने मिलियन स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया। क्यों बता रही हूँ मैं आपको, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस? मैं इसलिए आपको ये बात बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे अब बेसिकली क्या होगा, बैक्टीरिया के बारे में हम लोग यही पॉइंट लिखने वाले हैं कि अगर आप इसको अनफेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कराएंगे तो ये स्पोर्स बनाने का भी काम करते हैं। क्या करते हैं ये? स्पोर्स बनाने का भी काम करते हैं। तो हम लोग अब ये पॉइंट लिख रहे हैं इसके लिए, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे में ऑल्सो फॉर्म स्पोर्स। ये स्पोर बना के चुपचाप क्या करेंगे, अपने आप को वहां पे काफी टाइम तक, प्रोलॉन्ग टाइम तक जिंदा रखने का काम करते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं इसको।
हमेशा नहीं होता ये, लेकिन आप दीजिए अनफेवरेबल कंडीशन, ये भी उतना ही स्मार्ट है, ये बनाएगा समटाइम्स, कभी कभी समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल तो मैम अनफेवरेबल। इस तरह से तो मैम एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं करने चाहिए। नहीं समझे, वैसा क्यों होता है? जब तक वो कैप्सूल के फॉर्म में है, समझे, जब तक वो कैप्सुलेटेड है या कैप्सूल के फॉर्म में है, जैसे ही वो आपके गट में गया, गट में जाने के बाद उसको कैसा मिल जाता है, फिर कैसा कंडीशन मिल जाएगा उसको, फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है, फिर वहां पे एक्टिव हो जाता है वो। अब समझे? हाँ, अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन करेगा ये। चलिए, स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया देख लेते हैं हम लोग एक बार। इमेजेस से भी बहुत हेल्प मिल रही होगी आपको, है या नहीं? है ना? हाँ मैम। हाँ मैम। हाँ, मेन तो वही है ना, ऑनलाइन क्लासेस का यही मतलब है, व्हाइट बोर्ड पर तो आप क्लास कर ही रहे हैं। अगर कभी आपको टर्म सुनने को मिलता है स्पोर फॉर्मेशन, उसमें मुझे एक छोटी सी बात आपको और बतानी है। स्पोर फॉर्मेशन का साफ सीधा सा पहले आपको एक मतलब समझना है, क्या कि जो वहां पे छोटे छोटे स्पोर्स हैं, वो स्पोर्स के बाहर एक स्पेशल और दूसरे तरह की कवरिंग फॉर्म हो गई है, जो कि काफी ज्यादा रिजिड होता है। मैं दिखाती हूँ आपको इस डायग्राम में मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ये रहा एंडोस्पोर फॉर्मेशन। क्यों लिखा जा रहा है, आगे जाके आपको ये बहुत काम होगा, और जगह जगह आप पढ़ेंगे इसको। कहीं पे लिखा रहेगा एंडोजेनसली, कहीं पे लिखा रहेगा एक्सोजेनसली। जब स्पोर कहीं किसी के अंदर फॉर्म होता है तो उसको एंडोटर्म हम लगाएंगे, वहां पे एंडो बोलेंगे, ठीक है। और जब कभी ऐसा हो कि बाहर बन जाए, टिप पे बन जाए, तो उसको हम एक्सो, जैसे पेनिसिलियम है ना, पेनिसिलियम में बाहर बनता है तो उसको हम एक्सोजेनसली फॉर्म्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये क्या है, मदर सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया इसने, ये सब यहाँ पे अपने आप को समेटता हुआ, ये देखिए एक सर्कुलर स्ट्रक्चर के अंदर ये जो है, इसने अपने आप को फॉर्म कर लिया। अब क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन आया। क्या हुआ, अनफेवरेबल कंडीशन आया। अनफेवरेबल कंडीशन हुआ तो बेचारे का ये जो कोट था ये तहस नहस हो गया। ये जो कोट तहस नहस हो गया, फिर क्या हुआ, अब इसने अपने आप को चारों तरफ से घेर के प्रोटेक्शन देते हुए खुद को वहां पे लाइव फॉर्म में रख लिया। फिर क्या होगा, आपने इसके स्पोर को खाया टैबलेट के फॉर्म में, आपके गट में गया, ये आपके गट में जाने के बाद ये एक्टिवेटेड हो जाएगा। एक्टिवेट होकर फिर उसको जो काम करना है वो काम ये करेगा, है ना। तो ये क्या है, इसमें स्पोर फॉर्मेशन है। तो पहला आपने देखा फिजन के थ्रू करेगा, अनफेवरेबल कंडीशंस में ये क्या करेगा, स्पोर बनाने का काम करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास, वो आपको क्या सीखना है इसमें, कई बार ये क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। और क्योंकि आपको पता है कि इसके पास प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए, अगर कभी कहीं आपको सुनने को मिले प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए, जैसे अगर हम इसको बोल रहे हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए, साफ सीधी सी बात है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए का मतलब है कि वो डीएनए कैसा होगा, सिंगल सर्कुलर होगा, और वो डीएनए प्रोकैरियोटिक है। वहां पे प्रोकैरियोटिक डीएनए का ही जिक्र किया जा रहा है, तभी हम लोग वहां पे क्या बोल रहे हैं, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में वो क्या होगा, ट्रांसफर होगा, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं हम लोग, अगर नजर आता है तो। मैम इसके अंदर मेरा एक डाउट था। हाँ बोलिए। मैम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फॉर्म में क्या कोई ऑर्गेनिज्म मैम इवॉल्व कर सकता है? क्योंकि मैम बैक्टीरिया तो मैम मैक्सिमम एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब मैम बाइनरी फिशन के थ्रू। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर कोई ऑर्गेनिज्म करता है, जहां जिस पॉइंट तक वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होगा, कभी भी अपनी जिंदगी में वो इवोल्यूशन नहीं करेगा। अगर इवोल्यूशन कहीं पे हो रहा है, दैट मीन्स कि अगर उसी का कोई फॉर्म कहीं पे जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, तब उसमें इवोल्यूशन के चांसेस हैं। अदरवाइज कोई सवाल ही नहीं उठता कि वो इवोल्यूशन करे। वाई,
बिकॉज वो क्लोन्स या फोटोकॉपीज जो आप कह सकते हैं उनका फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जब कभी भी इवोल्यूशन होगा दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उसका कोई फॉर्म क्या कर रहा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा होगा, ठीक है। वो लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देख लेते हैं। बताइए आपको क्या होना है इसमें। चलिए, मतलब इसको करना क्या है, कुल मिला के आपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करके, मैंने रेप्लिकेशन सिखाया ना आपको, रेप्लिकेट करके, क्या करके, रेप्लिकेट करके, ठीक है। किसी भी डायग्राम को हम ले सकते हैं, बस हमें देखना देखना समझना है वहां पे। चलिए, जैसे हम इसी को देख रहे हैं, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, डोनर है, इसने क्या किया है। अच्छा, याद है आप मेरे से बार बार पिलाई का फंक्शन पूछ रहे थे, याद है आपको, यस मैम। है ना। तो पिलाई का जब आप फंक्शन पूछ रहे थे तो मैंने एक लाइन लिखी थी वहां पे, क्या, अगर दो बैक्टीरिया एक साथ हो, अगर वो कंजुगेशन करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जो पिलाई है उसका वो हेल्प करता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए एक होता है तो उसको हम पाइलस कहते हैं। ये देखिए, एक पाइलस है, दूसरा पाइलस। कैसे हम हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं ना एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये दोनों, ये देखिए इसका पाइलस है, इसका पाइलस है, तो यहाँ पे पहले इसका पाइलस हुआ, फिर इसका होगा, दोनों क्या हुआ, यहाँ पे ज्वाइन हुआ, ज्वाइन होने के बाद क्या हुआ, ये दोनों को मिलाया, ये दोनों को मिलाने के बाद फिर ये कट के अलग हो गया, कट के अलग होने के बाद इसका भी पाइलस बन गया, इसका भी पाइलस हो गया, फिर ये दोनों एक दूसरे को टाटा बाय बाय करेंगे, फिर यहाँ से चलते बनेंगे। तो अब आपको पिलाई का फंक्शन दिखा यहाँ पे, याद आया, इमेज में है, बहुत अच्छा दिख रहा है, तो मुझे याद आया तो मैंने बताया आपको। आप मेरे से बार बार पूछ रहे थे, बट उस टाइम हमारे पास इतना अच्छा इमेज नहीं था, ये इमेज काफी ज्यादा अच्छा है। आपको पिलाई का फंक्शन, इसको देखने के बाद मुझे नहीं लगता किसी बच्चे के दिमाग से कहीं निकलना चाहिए। क्लियर है बिल्कुल, है ना। यस तो मैम। यस मैम। एक पॉइंट, हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए लिख लेते हैं, बहुत बढ़िया इमेज है बिल्कुल। इसके बाद तो कभी अगर आपको आए कोई पूछ ले व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिलाई, तो मेरे ख्याल से इमेज याद करके तो आप लिख ही देंगे कि हमने क्या देखा था, है ना। चलिए, लास्ट लाइन हमने सबके लिए लिख ही रखा है, तो इसके लिए भी हम लोग लिख ही लेते हैं। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया also reproduce sexually. Bacteria also reproduce sexually by adopting a primitive टाइप के ब्रैकेट में मैं आपके लिए यहाँ पे प्रोक्रियोटिक डाल देती हूँ, ठीक है। प्रोक्रियोटिक प्रिमिटिव और प्रोक्रियोटिक टाइप ऑफ डीएनए, उसका ट्रांसफर होगा। जैसे यहाँ पे है ऊपर वाले इमेज में आपको क्या दिख रहा है, हाँ भाई है इसके पास जेनेटिक मटेरियल। फिर क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल है तो दोनों यहाँ पे मिलने के बाद क्या होगा। अब देखिए एक ना बहुत अच्छी बात यहाँ पे ये है, जहाँ ये कर्सर घूम रहा है वहां देखिए ध्यान से, इधर से मेल गेमेट जो है और इधर से फीमेल गेमेट जो है, दोनों का फ्यूजन हुआ है, ठीक है। और फ्यूजन होने के बाद जब यहाँ पे क्या हो गया, फ्यूजन हो गया है, तो फ्यूजन होने के बाद फिर यहाँ पे फॉर्म होके सेपरेशन करेगा। तो प्रिमिटिव टाइप जो मैं लिख रही थी आ गया है। प्रिमिटिव के लिए हमने कौन सा यहाँ पे टर्म लिख दिया, ताकि आपको समझ आए कि प्रिमिटिव लिखा क्यों है। मैंने यहाँ पे प्रोक्रियोटिक भी लिख दिया है, बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर, डीएनए ट्रांसफर from one bacterium to another. ठीक है। तो फाइनली हमने जो किंगडम मोनेरा है उसको यहाँ पे अभी इस पॉइंट पे जाके फिनिश करा है, ठीक है। अब अगर आपको इसमें कोई डाउट ना हो तो हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट करते हैं। मैम मेरा एक डाउट है।
हाँ बोलिए। मैम ये लास्ट फिगर समझ नहीं आया। मतलब मैम एकदम फोर्थ जो स्टेप है वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है, हाँ मैम फोर्थ स्टेप। यही ना? यस हाँ। अच्छा, इसमें क्या समझना है पहले मुझे समझाइए तो मैं समझूं कि आपको डाउट कहाँ पे आ रहा है। अब जैसे मैं एक चीज बताती हूँ आपको, ठीक है? ऐसे समझिए, यहाँ पे स्टेप 1 में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे इसके पास एक प्लाज्मिड है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल को प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे इसके पास क्या है, प्लाज्मिड है, ठीक है? फिर यहाँ पे क्या हुआ, फ्यूजन हुआ। फ्यूजन होने के बाद अब यहाँ पे देखिए फ्यूजन, ये पता है क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऐसे स्पर्म के शेप में आपको इसका मेल सेक्स सेल दिखाया जा रहा है, ठीक है? फीमेल के साथ फ्यूज किया, फर्टिलाइज किया। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करने के बाद अब यहाँ पे ये जो इस इधर वाले साइड में आपको कहीं पे भी प्लाज्मिड नहीं दिख रहा है। फर्टिलाइजेशन करने के बाद इसने तुरंत डिवाइड करके जो दूसरा प्लाज्मिड है देखिए इसको भी दे दिया, तो ये ओल्ड डोनर हो गया, अब ये नया डोनर बन गया है। नया डोनर बनने का क्या मतलब है, अब ये वापस रेडी है किसी और बैक्टीरिया को जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है उसको डोनेट करने के लिए। अब ठीक है, हाँ मैम क्लियर। प्रोटिस्टा स्टार्ट करें हम लोग। यस मैम। मैम मतलब ओल्ड डोनर कभी किसी मैंने मतलब ओल्ड डोनर कभी भी अब फ्यूजन करने के लायक नहीं है। फिर से बोलिए, क्या करने के लायक नहीं है? मैम ये दोबारा ओल्ड से डोनर समझे, ये जो है ये दोबारा भी कर सकता है। अब जैसे ओल्ड डोनर है तो हम किसी को भी लिख सकते हैं, अब ये न्यू डोनर है, अब ये किसी को देगा तो ये बेचारा खुद ही ओल्ड डोनर बन जाएगा, और जिसको ये देगा वो न्यू डोनर बन जाएगा। आप समझे, चलता रहता है हाँ साइकिल। मैम। हाँ हाँ, प्रोटिस्टा स्टार्ट करें हम लोग। यस हाँ मैम। मैम। यस मैम। चलिए, इतनी मेहनत के बाद और आपके इतने सारे डाउट्स के बाद, मेरे ख्याल से जब तक मोनेरा खत्म नहीं हुआ 500 क्वेश्चन तो बच्चों ने पूछ ही लिया होगा अभी तक, है ना? हाँ, प्रोटिस्टा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्या बोला जा सकता है एक शब्द इसके बारे में, बताइए। मैंने आपको इसके ऊपर एक नीट का क्वेश्चन बताया था, याद है आपको? मैम हेट्रोजेनस मैम किंगडम। मोस्ट हेटेरोजेनस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग बस ऐसे ही कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए, फिर मेरी तरफ से गारंटी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोग जरूर नीट करेंगे, ठीक है? बहुत टफ नहीं है, एक दिन मैं क्वेश्चन के ऊपर एक्सप्लेनेशन डिस्कशन करूंगी तो आपको समझ आएगा, ठीक है? ये है आपके पास, ये सारे मेंबर इसके किंगडम प्रोटिस्टा के, ठीक है? और इसके ऊपर हमने टैग लगा रखा है हेट्रोजेनस किंगडम का। किसका टैग लगाया हमने? हेट्रोजेनस किंगडम का टैग लगा के रखा हुआ है। अब आप बोलेंगे अच्छा, हमें तो बड़ा ब्यूटीफुल वैरायटी ऑफ कलर्स के डायग्राम इमेजेस जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है? बिल्कुल दिख रहा है। किंगडम प्रोटिस्टा को हमने टैग दिया था हेट्रोजेनस किंगडम का। किसका टैग दिया था हमने? हमने ही बोला था उसको कि आपको याद रखना है कि ये क्या है, हेट्रोजेनस किंगडम। अब हेट्रोजेनस किंगडम क्यों है, अब मेरे एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा तो इसमें से भी क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है? अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आगे जो मेरी मेहनत है वो थोड़ी कम हो जाए, ठीक है? चलिए, किंगडम। अब ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है, ठीक है, आपको यहाँ पे जितने भी मेंबर्स दिख रहे हैं, अगर हम बोले कि ये हेट्रोजीनस है तो क्यों बोल रहे हैं, फटाफट सुनते जाइए, बिल्कुल फास्ट, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे मैं आपको किंगडम प्रोटिस्टा की पहली कैटेगरी पढ़ाने जा रही हूँ, सिखाऊंगी मैं आपको क्राइजोफाइट्स। क्या सिखाऊंगी मैं आपको? क्राइजोफाइट्स, ठीक है? क्राइजोफाइट्स के एग्जांपल में मैं आपको सिखाऊंगी डायटम। अब ये डायटम्स जो हैं ये चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन है, मतलब सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करने वाले। आप बोलेंगे अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ लिया आपने, ठीक है? फिर इसके बाद मैं आपको डायनोफ्लैजेलेट्स पढ़ाऊंगी, वो भी करेंगे फोटोसिंथेसिस। फिर मैं आपको यूग्लिनोइड्स बताऊंगी। अब ये मैजिशियन है, मैजिशियन बोलने का क्या मतलब है, आप इसको सनलाइट दीजिए। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे आर ऑटोट्रॉपिक, while in the absence of sunlight they behave like heterotrophs। आपने जैसे ही वहां पे सनलाइट को एब्सेंट किया, ये क्या करेगा, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करना स्टार्ट कर देता है।
दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाना स्टार्ट कर देगा। मैम ठीक है, रेस्पिरेशन करते हैं। मैम इसका मतलब नहीं ये मिक्सोट्रॉपिक है। अभी मैं बस इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ठीक है। अभी मैं जो आपको जितना समझा रही हूँ, अभी मैं आपको रीजन समझा रही हूँ कि हम इसको हेट्रोजेनस किंगडम, अभी मैंने डिटेलिंग स्टार्ट नहीं करा है कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि इसमें ये कैसा होगा वो कैसा होगा, वैसे करने लगेंगे तो एक साल में भी हमारा सिलेबस नहीं होगा। अभी बस ये सब हमें डिटेल करना है, मुझे आपको क्राइजोफाइट्स पूरे एक पीरियड में लेक्चर देके समझाना है। फिर नेक्स्ट डे हम लोग डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनोइड्स करेंगे। फिर नेक्स्ट डे हम लोग स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स करेंगे, ठीक है। मैं वो समझा रही हूँ, उसमें डिटेलिंग करेंगे, कौन क्या करता है नहीं करता है सब देखेंगे हम लोग, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग एक कैटेगरी पाएंगे स्लाइम मोल्ड पे, पता है आपको इसको फंजाई ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा। नीट का एक क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया, क्वेश्चन मैं दे भी दूंगी आपको असाइनमेंट क्वेश्चन में, जरूरी नहीं कि सारी चीजें लिखी जाए, लिखूंगी जब स्लाइम मोल्ड आएगा मैं उसमें लिखूंगी, ठीक है। तो स्लाइम मोल्ड को बोला जाता है, आपके पास आप किताब एनसीईआरटी की टर्न कीजिए, आप जैसी एनसीईआरटी की बुक को टर्न करेंगे आपको साफ सीधा सा लिखा हुआ है। पहली कैटेगरी है आपके पास क्राइजोफाइट्स, एग्जांपल्स आर डायटम्स। दूसरी कैटेगरी आप देखिए आपके पास डायनोफ्लैजिलेट्स लिखा हुआ है। तीसरी कैटेगरी जो है आपके पास यूग्लिनोइड्स है। चौथी कैटेगरी आपके पास स्लाइम मोल्ड्स है। और नेक्स्ट कैटेगरी जो और लास्ट कैटेगरी जो आपकी बुक में आपको बताया गया है, ये अमीबा पैरामीशियम सब जिसको बिलोंग करते हैं, दैट आर प्रोटोजोआ, ठीक है। तो ये सारी कैटेगरी आपको पढ़नी है। हाँ, तो हम कहाँ थे, हम स्लाइम मोल्ड्स पे थे। स्लाइम मोल्ड्स जो है ये कैसे हैं, सेप्रोफाइटिक प्लस पैरासाइटिक। तो ऐसा तो हमने फंजाई को ही पढ़ा है ना, तो जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं फंजाई ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। क्या कहते हैं हम लोग इसको, फंजाई ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। अब थोड़ा अमीबा और पैरामीशियम के ऊपर ध्यान दीजिए। आप बचपन से आज तक जब भी सुनते आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता किसी ने आपको कभी बोला होगा कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ये सब के सब जितने विलन है ना, सबको पकड़ पकड़ के प्रोटोजोआ में डाला गया है। जिस जिस को भी पकड़ा गया है, जिस जिस को भी देखा गया है, सब के सब कोई ना कोई डिजीज कॉज करने का काम करते हैं, ठीक है। तो अब आपका हुआ दिमाग खराब, अब आप बोलेंगे क्या है ये, तो खिचड़ी बना रखी है प्रतिष्ठा की। अब उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस आपको सिर्फ यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है, इसी में से हम लोग निकालेंगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखना स्टार्ट करें, ये जो है कि कौन सा ऐसा यहाँ पे आपको ऑर्गेनिज्म का कैटेगरी दिख रहा है जिसको कि हम फंजाई के साथ कोरिलेट करते हैं। आंसर क्या होगा बताइए। स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और जो कैटेगरी अमीबा और पैरामीशियम में हम लोग प्रोटोजोअन्स को देखेंगे, उसको हम लोग कहते हैं, प्रोटोजोअन्स कैसे हैं, एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉपिक है। तो आपसे पूछा जाएगा मेंशन द एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉपिक कैटेगरी ऑफ प्रोटिस्टा, तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे वहां पे, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोन्स। मैम प्रोटोजोआ। आपको पता है प्रोटोजोआ को पहले एनिमल किंगडम में पॉलीफेरा के पहले पढ़ाया जाता था, लेकिन बाद में फिर इसको क्या किया गया, इसको चेंज किया गया, देखा गया कि नहीं ये तो गलती से वहां पे डाला गया है। इन सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक्टिव, मतलब जिसको कहीं कोई जगह नहीं मिली ना, उसको उठा के प्रोटिस्टा में फेंक दिया गया है, इतना याद रखिए, ठीक है। अब ये यूग्लिनोइड्स है, ये फंसा हुआ है बीच में, मतलब अब आधे बोल रहे हैं एक काम करो इसको उठा के डाल दो किस कैटेगरी में, प्लांटी वाली कैटेगरी में डाल दो। तो कुछ लोग बोल रहे हैं भाई क्यों डाले प्लांटी में। पहली बात तो ये है कि ये ऑटोट्रॉप्स की तरह बहुत अच्छा बिहेव करता है अगर आप इसको सनलाइट नहीं देते हैं। तो सारे इसमें क्या है, जितने डिस्प्यूटेड मेंबर थे उठा के इसमें डाल दिया गया है, इसमें ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है बेसिक फीचर लिखने का, कि अगर हमें किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बेसिक फीचर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको एक बात सिखाई थी किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, और जब किंगडम मोनेरा का भी हम लोग लिख रहे थे, मैंने उसमें भी आपको एक बात सिखाई थी, पता है क्या, आपको टेबल 2.1 से उसके सारे बेसिक फीचर्स लिख लेना है। याद आया आपको, जैसे एज फॉर एग्जांपल ये सारे कैसे होंगे, यूकरियोट्स होंगे। यूकरियोट्स होने के साथ कैसे होंगे, ये सिंगल सेल्ड होंगे, ठीक है। तो इनको हमने प्रोटिस्टा के अंदर प्लेस किया है। और एक 5 स्टार लाइन है यहाँ पे, दैट इज बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। ऐसा किसी किंगडम में स्टेटमेंट नहीं लिखा गया है, पता है आपको, ये आपको दुनिया का कोई टीचर नहीं बता सकता कि किसी XYZ अदर किंगडम में ऐसा लिखा गया हो कि इस किंगडम की कोई बाउंड्री लाइन डिफाइन नहीं, सही में डिफाइन नहीं है बाउंड्री लाइन। क्या बोले हम,
हम ऑटोट्रॉफिक बोलना चाहें तो प्रोटोजोआ बैठा हुआ है, हम एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक बोले तो फिर डायटम्स आ जाते हैं बीच में फोटोसिंथेसिस करने वाले। हम क्या बोले, एक्सक्लूसिवली सेप्रोफाइटिक बोले फंजाई की तरह, तो सब उठ के आ जाता है वहां पे बारी बारी से। तो इसकी बाउंड्री लाइन जो है वो डिसाइडेड नहीं है, इतना ज्यादा डिस्प्यूटेड है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस भी करेगा और साफ साफ यहाँ पे आपको बात भी बोली जा रही है, व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइजोफाइट्स, जो मैंने आपको बोला फर्स्ट कैटेगरी, then dinoflagellates, then euglenoids, then slime molds and then protozoan। पहले प्रोटोजोन को पढ़ा जाता था एनिमल किंगडम में पॉलीफेरा के पहले, लेकिन अब हम लोगों ने इसको उठा के प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया है, ठीक है। और इसके जो मेंबर्स हैं सारे, ठीक है, तो इसके सारे मेंबर्स जो होंगे वो कैसे होंगे, ऑब्वियस है यूकैरियोट्स होंगे। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा पहले ऐसे किंगडम का नाम बताना, फर्स्ट यूकैरियोट्स, तो आपने क्वेश्चन करा भी असाइनमेंट क्वेश्चन मेरे ख्याल से, तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, यस प्रोटिस्टा का नाम लिखेंगे। द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, बिल्कुल होगा क्योंकि ये पहला यूकैरियोट है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी इसके पास प्रेजेंट होंगे क्योंकि ये यूकैरियोट है। कुछ के पास हमें फ्लैजेला देखने को मिलेगा, कुछ के पास हमें सीलिया देखने को मिलेगा जैसे पैरामीशियम में। प्रोटिस्टा जो सारी वैरायटी, जब ऐसी इतनी वैरायटी है तो रिप्रोडक्शन में तो होगी ही, असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेगा, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेगा, सेल फ्यूजन करेगा, जाइगोट फॉर्मेशन करेगा, सब कुछ करने का काम करता है ये कौन, ये जो आपका किंगडम प्रोटिस्टा है, ये जो क्या है आपका किंगडम प्रोटिस्टा है। यहाँ तक समझ आया आपको, कोई दिक्कत किसी को समझने में, यस मैम। है ना बिल्कुल। चलिए यस मैम। असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखूं मैं आज की क्लास का, यस मैम। जहाँ दिक्कत होगा डाउट होगा आप बोलिएगा तो मैं आंसर लिख दूंगी, ठीक है। नहीं तो कर रहे हैं आप तो बहुत अच्छी बात है, और मेरी तरफ से आपको बिल्कुल गारंटी है, मेरी तरफ से आपको निश्चिंत रहना है कि अगर मैंने आपको जितने असाइनमेंट क्वेश्चंस कराए हैं, और मैं अभी तो खैर शुरुआत है, ट्रेलर ही चल रहा है अभी तो, मेरे सिलेबस कंप्लीट 11th प्लस 12th के कराने के बाद मेरे असाइनमेंट क्वेश्चन से बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी आपके नीट के एग्जाम के पेपर में नहीं होगा, याद रखिएगा। ना बिलीव हो तो मेरा ये स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग तो है ही है ना, सुन लीजिएगा कि आपने ऐसा बोला था, ठीक है। उतने पोर्शन को रख लीजिएगा और याद रखिएगा कि मैंने आपको जितना पढ़ाया है इसमें से आपको नीट का क्वेश्चन बाहर तो एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं दिखिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको कहाँ से मिलेंगे, मैं जो करा रही हूँ आपको उतने में से ही दिखेगा, ठीक है। इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हम लोग करेंगे इसको। चलिए असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखते हैं अब हम लोग। आप देखिए, आपको मैंने एक ही क्वेश्चन लिखा बट देखते के साथ आपने उसके आंसर को कैच किया, आपने बोला कि नहीं, मतलब जैसे जैसे आप ऑप्शन देखते गए आपने खुद ही बोला ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अब जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं है या इधर उधर से आप सुनेंगे तो बोलेंगे पेपर बहुत टफ था, बहुत ज्यादा टफ था, समझ नहीं आ रहा था, कंफ्यूज हो रहा था। क्यों कंफ्यूज हो रहे थे, आप अच्छे से पढ़िए, कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं रहती है ना। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए, नेम द organism, name the organism which can easily survive without oxygen। क्या लिखेंगे आंसर, माइक्रोप्लाज्मा। यस यस, सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। हाँ बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करेगा, माइकोप्लाज्मा। द आंसर इज माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
category of Pitista includes which category of Pitista includes exclusively heterotrophic, protozoans. very good, protozoa. exclusively heterotrophic organisms. मैं इसका इसमें ये भी आंसर लिख सकती हूँ प्रोटोजोआ विदाउट एनी एक्सेप्शन, बट आपको पता ही है आंसर इज प्रोटोजोआ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन लिखिए। 1 minute. Name the heterogeneous kingdom. Next Protista आपके पास आंसर इज नेक्स्ट लिखिए। which category of Protista contains only saprophytic slime mold. very good parasitic organisms? Answer is slime molds. मैम उसे फंगी ऑफ प्रोटिस्टा भी तो कह सकते हैं। फिर से बोलिए। मैम स्लाइम मोल्ड को तो मैम फंगी ऑफ प्रोटिस्टा भी कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वैसे ही पूछ सकती हूँ क्वेश्चन, बिल्कुल है ना, जैसा जिस लैंग्वेज में आपसे पूछा जा रहा है वैसे आपको आंसर करना है उसका। चलिए नेक्स्ट लिखिए। नेम द smallest surviving organism PPLO. माइकोप्लाज्मा ही होगा। माइकोप्लाज्मा ही होगा, पीपीएलओ भी है, बट इसमें लास्ट में एक स्टेटमेंट मैं ऐड कर रही हूँ जिससे कंफर्मेशन हो जाएगा कि द आंसर इज ओनली माइकोप्लाज्मा, है ना। थोड़ा हैंग कर रहा है, मैं यहाँ पे लिखने जा रही थी नेम द स्मॉलेस्ट सर्वाइविंग ऑर्गेनिज्म विच लैक्स सेल वॉल, है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। Mycoplasma. हाँ name smallest surviving organism which lack cell wall. आंसर में लिखिए। माइकोप्लाज्मा। मैम मतलब पीपीएलओ में मतलब सेल वॉल होता है। हाँ देखेंगे उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है, सेल चैप्टर। नेक्स्ट लिखिए।
Give an example of that category of Batista which is autotrophic in sunlight, which is autotrophic in sunlight, but behaves as heterotrophs. मैम यूग्लिना मैम यूग्लिना In the absence of sunlight. ठीक है, आंसर मैं लिख देती हूँ। कैटेगरी है आपके पास यूग्लिनोइड्स, एग्जाम्पल है यूग्लिना। ठीक है, चलिए 7th क्वेश्चन लिख रही हूँ। Which member of 1 minute होता है, 1 minute, which member of, उधर जाओ, आवाज कम करो, जाओ उधर। Which member of Batista includes, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आया हुआ क्वेश्चन है। इंक्लूड्स चीफ प्रोड्यूसर्स, मैम क्राइजोफाइट हाँ वेरी गुड, इंक्लूड्स चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन, मतलब हम इसको चीफ प्रोड्यूसर का भी टैग देने जा रहे हैं ना। द आंसर इज क्राइजोफाइट्स। आंसर क्या हो गया इसका, क्राइजोफाइट्स होगा। ठीक, चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक मिनट, इसको हटा देती हूँ। यस मैम हो गया मैम। चलिए थोड़ा कटा हुआ था उस टाइम, अब ले लेंगे, अब ठीक है। हो गया, हाँ मैम। मैम लिख लीजिए। चलिए वेरी गुड। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। What do you understand by the term replication, formation of DNA from DNA या synthesis of DNA from DNA? Formation of DNA from DNA या synthesis of DNA from DNA, एक ही बात है। Mention the term
term for set of chromosomes. Mention the term for set of, जी मैंने मैम। आपको सिखाया, हाँ वेरी गुड, मैं दे भी देती हूँ, है ना। आंसर इज नेक्स्ट लिखिए। आई किंगडम, आंसर आप लिख लीजिएगा, है ना, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया ये। वाई इज द किंगडम प्रतिष्ठा, जहाँ भी प्रतिष्ठा में पी स्मॉल आता है ये रेड मार्क हो जाता है। रीजन ये है कि पूरी दुनिया में किंगडम 5 ही है ना, तो 5 ही किंगडम होने की वजह से इनको कैपिटल्स में स्टार्ट करते हैं हम लोग। वाई इज द किंगडम प्रतिष्ठा एज heterogeneous kingdom, है ना। चलिए क्या लिखेंगे आंसर में, आंसर में आपको लिखना है किंगडम प्रतिष्ठा इंक्लूड्स क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स इन विच मैम उनका फीचर्स भी ऐड कर देंगे। हाँ, in which chrysophytes are chief producers in ocean, dinoflagellates are autotrophic, euglenoids are autotrophic in the presence of sunlight, while in the absence of हेटेरोट्रॉपिक इन द sunlight, एब्सेंस they ऑफ are like सनलाइट। heterotrophs. हाँ, slime molds are also referred as fungi of Protista. मतलब आप बता रहे हैं वहाँ पे कि इतनी ज्यादा यहाँ पे दे आर बोथ वैरायटी है। सैप्रोफाइटिक एंड हाँ, पैरासाइटिक। तो इतनी ज्यादा वैरायटी है न्यूट्रिशन में कि और हम क्या बोल सकते हैं इसके लिए, है ना, और कुछ बचता भी नहीं है। तो उसके सिवा हम इसको हेट्रोजिनस बनाने के सिवा और हम कुछ बोल भी नहीं सकते, है ना। इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजिनस किंगडम बोलते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट के 3 क्वेश्चंस मोर हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास में कोई डाउट नहीं किसी को? मैम हाँ बोलिए। मैम रेफरेंस के लिए एबीसी पब्लिकेशन बुक ठीक है मैम, पार्ट 1 एंड पार्ट 2? कुछ नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना है, जहाँ जो रेफरेंस चाहिए वो मेरे से पूछ लेंगे, कोई रेफरेंस नहीं मेरी तरफ से। बस आपको इतनी सलाह है, मैं एक छोटा सा, आपने चलिए क्वेश्चन पूछा है तो मैं एक बात बता ही देती हूँ बच्चों को, कोई जितना रेफरेंस चाहिए उससे तो एक्स्ट्रा 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 सुपर एक्स्ट्रा तो मैं बता ही रही हूँ आपको। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पेज निकाला, मैंने पढ़ा रखा है आपको, नो डाउट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपको एक भी टर्म दिख रहा है, दैट मीन्स कि मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स, मिथा, मतलब जितने टर्म्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो हर एक टर्म आपको पता होना चाहिए। एक दिन मैं स्पेशल आपको बताऊंगी सिर्फ एक्सप्लेन करके, नीट के जितने क्वेश्चंस हैं उसको आप देख के खुद डिसाइड करेंगे कि क्या आपको एक्स्ट्रा रिफ्रेशर चाहिए या फिर आपको एनसीईआरटी बुक को ही क्लियर करना है। हाँ, एक और चीज़ है, अगर आप इंटरेस्टिंग वे में कहीं पे कोई टॉपिक आता है फंसते हैं, उसको आप चाहते हैं कि हम क्लियर करें अच्छे से, ठीक है, उसके लिए आप गूगल की हेल्प ले लीजिए, उसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में आएगा आपके पास, बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते। कुछ नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, ओनली एनसीईआरटी सफिशिएंट, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा मैम ठीक है। हाँ, मैं सब करा दूंगी, एक्स्ट्रा ही कराऊंगी, कम तो नहीं होगा, उतना कर लीजिए बहुत है। डाइवर्ट होंगे तो डाइवर्ट होने से क्या होगा, फिर चीज़ें दिक्कत होने लगती है, और वहाँ पे आप सिलेबस से जैसे ही ज़्यादा जाएंगे तो बाकी जो काम के कंटेंट की चीज़ें हैं वो आपके दिमाग से निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको इतना ही बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके रखना है, वही बहुत है। आपको नीट में 90 में 90 क्वेश्चन चाहिए कि आना चाहिए, वो मैं करा दूंगी, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट किसी को? और कोई डाउट किसी को? नो मैम। नो मैम। चलिए करूँ मैं? थैंक यू मैम। चलिए थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम। थैंक यू मैम, गुड नाइट।